क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? 60 साल राज किए, क्या कच्चा बेरी रोड वाला फाटक क्या था? खुलता कम था, बंद ज्यादा होता था, हर समय लोग लोते थे। हम जब वहां से डेड बॉडी लेके निकलते थे, नीचे से उसके फाटक से हमें डेड बॉडी ले जानी पड़ती थी। शर्म की बात है, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उस पुल को क्यों नहीं बनाया? शहर के सारे फाटक मुक्त क्यों नहीं किए? कितने फाटक मुक्त कर दिए हैं? शहर के अंदर रोहतक में किसी भाई को फाटक दिखता हो तो बता दो। कितने फ्लाई हास्य पद बात कितना बढ़िया फ्लाई ओवर बना है। आप ये देखिए, सावन का अंदर को दिखाई देगा इतना अंदर। कच्चा बेरी रोड के ऊपर खाए गए, उसके लिए आरटीआई लगाओ। खाए गए, उसके लिए आरटीआई लगाओ। सावन के अंधे को विकास नहीं दिखाई दे सकता। साथियों, जब हम यहां से हरिद्वार की तरफ जाते थे, 8 से 10 घंटे लगते थे और रोडों का बुरा हाल होता था। आज हम 3 घंटे में हरिद्वार जा सकते हैं, आज हम 3 घंटे में चंडीगढ़ जा सकते हैं। और जो स्वयं जा रहे हैं, आज हम 3 घंटे में जयपुर जा सकते हैं, आज हम 3 घंटे में मथुरा वृंदावन जा सकते हैं। जो जाने वाले साथी हैं, अगर वो ना स्वीकार करे, कोई चीज ये होती है, एक सज्जन आदमी को ये कहा गया कि मैं ये चीज बेच सकता हूं। कहते ये तो बेचने की चीज नहीं होती। कहता मैं मानूंगा तब ना। मत मानो, आपके मानने से क्या है, ये जनता तो मान रही है। बहुत अच्छी बात। के प्रवक्ता को मनाने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को मानना चाहिए। देश की जनता मान रही है कि रोड कितने सुंदर बन गया। देखिए, इन्होंने कई बातें करी, मन लुभावनी बातें हैं। वो कहते हैं ना कि काम पूरा होना नहीं। चलो, आपका मन लुभाना है इस बात से, हमारे आपका मन लुभाना हमारे इस बात का जवाब दो। पार्लियामेंट में किनको साथ लेके बोले थे? देखो, आप बताओ, इन्होंने शौचालयों की बात करी, क्या सारे बंद पड़े, शौचालय बंद सारे बंद पड़े। किसने? पहले आप उसके ऊपर बात करो। अरे बना के पैसा खाने के लिए बनाए और सब बंद पड़े। मेरा वक्त है, अगर समाप्त होता है तो आप इशारा कर दो। साथियों, जो अस्तित्व आपका समाप्त हो चुका। जी जी जी, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, जनता बताएगा कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। इनके नेताओं ने इन्हीं की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री को जाति सूचक शब्द कहे। अरे आप हमारी पार्टी की छोड़ो, अपनी पार्टी क्या वो महिला नहीं है? इतना उसको, इतनी उसकी फेवर रेडी थी। एक मिनट, मेरी ये बात ऐसी कर रहे हैं, अगर इतना ही उसके प्रति प्रेम है तो सिरसा से अपना कैंडिडेट मत उठाते। एक मिनट, बहन जी को लड़ने देते। डिजिटल भूमि की खास पेशकश महासंग्राम में मैं सर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 5 अक्टूबर आने वाली 5 अक्टूबर को जो है पोलिंग होनी है और 8 अक्टूबर को जो है उस चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उसी के मद्देनजर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से साहिल मग्गू और संजीव जी, तो कांग्रेस हमारे साथ है मोनू शर्मा, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है शिव मोहन गुप्ता, जो आज के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, 1-1 मिनट सभी पार्टी के लोगों को दिया जाएगा ताकि वो अपना एजेंडा रख सकें और अपने जो क्वेश्चन दूसरी पार्टी से पूछ जाते हैं वो कर सकें। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों का क्या एजेंडा है और क्या क्या जो क्वेश्चन है जो आप दूसरी पार्टी से पूछना चाहते हैं, प्लीज बताएं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है शहर के अंदर स्वच्छता, सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की उपलब्धता। ये 5 चीज़ों के ऊपर विशेषकर जोर दिया जा रहा है। हर आदमी तक ये 5 चीज़ें पहुंचनी चाहिए। हर आदमी सुरक्षित होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए शहर के अंदर, संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए और उसके अंदर सबके पास स्वास्थ्य। डिजिटल भूमि के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, जय श्री राम करता हूं। आपने बताया कि विधानसभा के चुनाव आ गए हैं। देखिए, और मैं सभी दर्शकों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को लोकतंत्र के इस महापर्व की बधाई भी देता हूं। हमारा लक्ष्य है सरकार चुनना। सरकार किस लिए चुनते हैं? ताकि हमारा विकास हो सके, हमारे शहर का, हमारी विधानसभा का विकास हो सके, हमारे बच्चों का अगले 5 साल के लिए जो नीतियां बनाई जाएंगी उससे उनका भविष्य निर्धारित हो सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो हमने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए भय मुक्त माहौल के लिए और हमारी विधानसभा के लिए मुख्यतः विकास के लिए, देखिए जिस तरह से मोदी जी ने लक्ष्य दिया है, देखो आज तक हमने किताबों में पढ़ा, हमारे पहले पिताजी माताजी ने किताबों में पढ़ा कि भारत विकासशील देश है, फिर हमने पढ़ा भारत विकासशील देश है, आज हमारे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं भारत विकासशील देश है। अगर किसी ने ये सोचा
किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। तो उसी तर्ज पर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी उस विकसित राष्ट्र के अंदर योगदान दे सके और हमारी विधानसभा भी उस विकसित राष्ट्र को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी विधानसभा के अंदर सभी तरफ खुशहाली हो, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, गरीब हो, मजदूर हो, सभी लोग अपना योगदान दे सके और चारों तरफ खुशहाली छाए। जी मनु जी। सबसे पहले तो मैं डिजिटल भूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और हमारा पार्टी का एक एजेंडा है कि इस शहर के अंदर जो गुंडागर्दी है वो गुंडागर्दी खत्म हो, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप है, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये सब हमारी प्राथमिकताएं होंगी। और 500 रुपये का सिलेंडर जो बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है 500 रुपये का सिलेंडर लोगों को मिलेगा, 3000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, और भी जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब कांग्रेस पार्टी, हमारा राज आने जा रहा है, सभी प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को सभी वो मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। जी श्रीमान गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से डिजिटल भूमि को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सुनने का एक मौका दिया। आम आदमी पार्टी की गारंटी यानी कि केजरीवाल की गारंटी, उन्होंने जो कह दिया वो गारंटी पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया, पंजाब में जो कहा वो करके दिखाया, वही गारंटियाँ हरियाणा में भी लेकर आए हैं। यहाँ पर 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी और बिल्कुल ऐसे मिलेगी बिना पावर कट के। यहाँ पर लगातार पावर कट होते हैं और इतने पावर कट होते हैं कि इन्वर्टर भी फेल हो जाता है, उसके बाद भी वो काम नहीं कर पाते। स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होगी, जहाँ पर सभी दवाइयाँ मुफ्त मिलेगी, कितना ही बड़ा इलाज का खर्चा हो सारा का सारा इलाज फ्री होगा, सभी दवाइयाँ मिलेगी। लेकिन रोहतक के अंदर पीजीआई के अंदर जब भी कोई पेशेंट दिखाने के लिए जाता है, जितनी दवाई लिखी जाती हैं उसमें से 50% दवाइयाँ तो मिलती नहीं है, महंगी दवाइयाँ हमेशा बाहर से खरीदनी पड़ती है। और जितने भी अल्ट्रासाउंड हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, सेम डे पे ना होके वो कई दिनों बाद होते हैं, जिसके लिए बहुत परेशानी हो पड़ती है। इसके अलावा बहुत सी हैं जो गारंटी दी जाएंगी। तो तीनों पार्टी के यहाँ पे लोग बैठे हैं। एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि सरकार सबकी बन चुकी है कई बार, अलग अलग प्रदेश में भी और देश में भी। तो मैनिफेस्टो देखो हर 5 साल में हर पार्टी का आता है, लेकिन मैनिफेस्टो को कितना % किस किस पार्टी ने पूरा किया अपना अपना, अगर आप बता पाए तो प्लीज एक बार बताएं। देखिए, हमारी पार्टी तो प्रतिबद्ध है। हम मैनिफेस्टो, हम घोषणा नहीं करते, हम तो लाते हैं संकल्प पत्र। हम जो संकल्प करते हैं वो मोदी जी भी पूरा करते हैं और प्रदेश की सरकारें भी पूरा करती हैं। जैसे अब महिलाओं को 2100 रुपये हर महिला को देने का वादा किया और 300 यूनिट बिजली जो कहते हैं, उससे आप ये देखो प्रदेश के ऊपर कर्ज कितना पड़ता है। कांग्रेस ने तो कॉपी पेस्ट कर लिया आम आदमी पार्टी से, जिस तरह आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली या पंजाब में फ्री दे रहे हैं। क्या इनकी दूसरे प्रदेशों के अंदर सरकार है? क्या किसी प्रदेश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं हमारे साथी से, क्या किसी दूसरे प्रदेश के अंदर 300 या 200 या 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे गरीब हैं या 1,80,000 से जिनकी वार्षिक आय कम है, उनको देखो सोलर पैनल मुफ्त, जिसके अंदर 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है हमारी प्रदेश की सरकार देगी, वो लगाने का फैसला किया। अब रोहतक सिविल हॉस्पिटल की बात करो, वहां पर 100 बेड थे, वहां पे अब 200 बेड हो गए। पीजीआई के अंदर 24 वेंटिलेटर थे और अब 100 से ज्यादा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। 1 एमआरआई की मशीन थी, अब 3 एमआरआई हैं। बंद पड़ा ट्रॉमा सेंटर को खुलवाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और बात करें, आप देखो शहर के अंदर पहले क्या माहौल था, हर तरफ चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। देखो, मेरे गुरुजी ने मुझे यह कहा था, बेटा जीवन में कामयाब होना है तो नीति और नियत अच्छी रखना। लेकिन जब राजनीति की बात आए तो मैंने एक बात और सीखी है,
ना नीति और नियत और नेतृत्व भी अच्छा होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी अच्छी है, नियत भी अच्छी है काम करने की, और नेतृत्व भी बहुत मजबूत है। घर घर से कूड़ा उठाने की अगर किसी ने सोची तो वो मनीष ग्रोवर जी ने सोची। आज जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, चाहे हमारे दर्शक बैठे हैं, अगर ये बता दे कि अगर घर घर से कूड़ा उठवाया तो मनीष ग्रोवर जी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। शौचालयों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिला थाने खुलवाए गए। शहर के अंदर रोहतक विधानसभा के अंदर 92 शौचालय खुलवाए गए। क्या पहले वाली सरकारों को पता नहीं था कि हमारी माताएं बहनें बाजार जाती हैं तो उनको शौच आदि के लिए शौचालयों की जरूरत पड़ती है? उन्हें कोई बाजार के किसी दुकानदार या किसी रिश्तेदार के घर जाना चाहता था। तो नीयत अच्छी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास थिंक टैंक है नीतियां बनाने के लिए और नेतृत्व है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। जी, आपका क्वेश्चन मनोज जी तक जरूर लेके जाएंगे, लेकिन एक आपने एक बात कही कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से जो है कॉपी किया, तो वही अभी जो हुड्डा साहब है कांग्रेस से, उनका यह कहना है कि बीजेपी ने हमारा संकल्प पत्र जो है कॉपी किया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किसने कॉपी किया? बीजेपी ने कांग्रेस का संकल्प पत्र कॉपी किया है और 100 रुपए एक्स्ट्रा कर दी लाडली योजना में, उनका यह कहना है। सर, एक पॉइंट से क्या होता है, आप पूरे संकल्प पत्र को देखो, उसके अंदर इनकी सोच से भी परे है। मैंने आपको बताया ना, नीति और नियत इनकी सोच से परे है कि प्रदेश को विकास किस तरह करना है, देश का विकास किस तरह करना है। हमारा नेतृत्व मजबूत है। आप देखो, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भारत विश्व की 5 से 5वीं इनका झूठा पत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा भारत देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो उसकी पीठ थपथपाने का हिम्मत रखते हैं, जबकि हम पहले भारत के प्रधानमंत्री को पिछली लाइन में बैठने की जगह दी जाती थी। तो कांग्रेस से जो है पवार साहब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो मनोज जी, पवार साहब, एक नियत की बात आई अभी कि कांग्रेस की नियत नहीं है, कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे। साथ ही जो बात हुई 300 यूनिट फ्री में हिमाचल में नहीं दिया, कहीं और नहीं दे पाए। साथ ही दूसरा क्वेश्चन उठाया शौचालयों का, तो कांग्रेस के टाइम पर कहाँ थे सारे काम? एक बात मेरे को ये बताओ, शौचालय के नाम पे इनके मंत्री जी करोड़ों रुपए हजम करके डकार भी नहीं ली। नंबर 2, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शहर में घूम के देखे, पब्लिक से पूछे कितने शौचालय चालू हैं, और इनसे ये पूछे उन शौचालयों के अंदर क्या है और एक शौचालय पे कितना खर्चा आया। कुछ नहीं है, सब ढकोसड़ा है, लूट मचाई है, लूट इन्होंने मचा ली, पेट भर गया इनका। अब जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और जो आम आदमी की सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रोहतक के अंदर भारत भूषण बत्रा जी देने का काम करेंगे। ये झूठ जाति पाति की राजनीति करते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। जात पात पे लोगों को बांट दो, वोट ले लो, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका यही एजेंडा है। और कांग्रेस का एजेंडा है हर आदमी सक्षम हो, हर बेरोजगार को रोजगार मिले, हर बुजुर्ग को पेंशन मिले, इतनी पेंशन मिले कि वो अपना जीवन अच्छी तरह से यापन कर सके, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा माहौल मिले। आज आप देख रहे हो रोज चैन खोस रहे हैं, कहीं डकैती पड़ रही है, कहीं लूट हो रही है। इनका कुछ नहीं है, इनका ढकोसला खत्म हो गया। जनता इनके बारे में जान चुकी है और बहुत ही जल्दी 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी का राज आने वाला है। मनोज जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे क्राइम नहीं था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई क्राइम नहीं था। कहां क्राइम था बताओ? हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब शपथ ली थी तो हरियाणा के अंदर से बदमाश पलायन कर गए थे, या तो बदमाशी छोड़ गए थे या प्रदेश छोड़ गए थे। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बीबी बत्रा जी है, उन जैसा कोई नेक और शरीफ आदमी कोई हो ही नहीं सकता। वो गुंडा तत्व से दूर है, दूर थे, दूर रहेंगे और हरियाणा को भी गुंडों से दूर रखेंगे। जी साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कई बातें करी, मन लुभावनी बातें हैं। वो कहते हैं ना कि
काम पूरा होना नहीं। चलो आपका मन लुभाना इस देखो, बात से, वो हमारे आपका मन लुभाना, हमारे इस पंजाबी में बात ये का कहते हैं, जवाब दो। तेरा करसी हो जो पार्लियामेंट मर्सी। में किन को साथ लेके घूम रहे थे? देखो आप बताओ, इन्होंने शौचालयों की बात करी, क्या सारे इनके बंद दिमाग में पड़े नहीं हैं। थी शौचालय बंद सारे बंद छोड़ो, पड़े हैं। बनाया किसने? पहले आप उसके ऊपर बात करो। अरे बना के पैसा खाने के लिए बनाए और सब बंद पड़े हैं। एक बारी बोलने दीजिए। देखिए इन्होंने करी जाति पाति की बात, ठीक है। आप ये बताओ कि किस पार्टी के लोग जात पात करते हैं? हमारी एक दलित महिला जिसके साथ इनके विधायक पुत्र ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद इन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और इन्हीं के पार्टी के नेता उनको दलित बहन को, दलित नेत्री को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जात पात की राजनीति कौन करता है? आप बताओ, आप खुद बताओ। ये आपसे सवाल करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, सारी जनता से सवाल करता हूं। उसके बाद इन्होंने बात करी कि जो है नौकरियां हम बताते हैं, रोजगार। ये बताओ, इनके राज में इन्हीं के लड़के कहा करते थे जो नौकरी लगे हैं, भाई हमारे से इतने पैसे लिए, हमारे से उतने पैसे लिए। क्या आज कोई ये साबित कर सकते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया। ना किसी ने किले बेचने हैं, ना किसी ने कुछ करना है। अगर उसके अंदर काबिलियत होगी तो वो बंदा नौकरी करेगा, वो बंदा अपने। जी श्रीमोहन जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर शौचालय वाली सरकार के नाम से जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरे देश के अंदर 11.5 करोड़ शौचालय बनाए, 11.5 करोड़। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने नहीं, बहुत से मंत्रियों ने भी कहा कि हमने 11.5 करोड़ शौचालय बनाए। देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ को यदि 11.5 करोड़ से डिवाइड कर दोगे तो 13 शौचालय, यानी कि 13 व्यक्ति पे एक शौचालय बना, यानी कि 13 व्यक्ति पे एक शौचालय बना, एक फैमिली पे एक शौचालय बनाया गया। अब देखो कितने शौचालय का माल खाया होगा, शौचालय के अंदर कितना माल खाया होगा। बात रही शौचालय चालू होने की, हरियाणा के अंदर ज्यादातर शौचालय बंद हैं। आज हम ITI पार्क के अंदर बैठे हैं, ITI पार्क का ही शौचालय जाके देख लो, उसमें ताले लटके हुए हैं। और जो लोग शौचालय करके गए हैं, गेट के बाहर, ताले के बाहर, आप देखोगे शौचालय गेट के बाहर करके गए हुए क्योंकि ताला बंद है। इन्होंने क्या किया, जो शौचालय खुले हैं उसके अंदर की सफाई नहीं होती, या तो ताले लटके हुए या अंदर की सफाई नहीं होती। हमारे मुख्य जो मंत्री जी हैं मनीष ग्रोवर जी कहते हैं, अपने पर्चों के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने रोहतक के अंदर 258 शौचालय बनाए। हमारे साहिल मग्गू जी कहते हैं हमने 92 शौचालय बनाए। इनके पास एग्जैक्ट फिगर ही नहीं है कि कितने शौचालय बनाए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इन्होंने शौचालय की गिनती करी नहीं, सिर्फ कागजों में लिखा है कि हमने इतने शौचालय बनाए। बात आई रोजगार की, इन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिए। कहां से रोजगार दिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ हर वर्ष नौकरियां देंगे, और जिसके हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां दे दी जानी चाहिए थी, 20 करोड़ नौकरी नहीं दी, बल्कि कौशल रोजगार के माध्यम से एक लूट का धंधा चालू हुआ। 2 लाख रुपए दो और कौशल रोजगार योजना के बदले में नौकरी लो। वहां पे पैसे लिए जाते हैं कौशल रोजगार के अंदर, और बहुत से सिस्टम तो ऐसा है, पहले तो पक्की नौकरी की बात की जाती थी कि पक्की नौकरी मिलेगी, सबकी पक्की नौकरी हो जाएगी। अब कहते हैं कौशल रोजगार के अंदर आपकी कच्ची नौकरी 58 साल तक होगी, यानी कि कच्ची नौकरी होगी, पक्की नहीं होगी। अब ऐसा कब तक चलेगा? इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। यह संकल्प पत्र जुमला पत्र है, और केजरीवाल की गारंटी की तरफ जाइए। आपने सबको मौका दे लिया, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हर बार कौन पिसती है? पब्लिक पिसती है। 2 पार्टों के बीच में पब्लिक पिसती है। एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। केजरीवाल को भी मौका देना चाहिए, इनको भी मौका मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, जो सपोर्ट करने का धन्यवाद। जो घोटाले इन्होंने दिल्ली के अंदर किए हैं, जो इनके लीडर सारे जेल के अंदर पड़े हैं, वो लीडर यहाँ रोहतक में या हरियाणा में जो इनके लीडर हैं वो भी जेल में जाएं। जो घोटाले इन्होंने, शराब घोटाला किया, दिल्ली की जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसको देखते हुए हम ये भी, इनकी सोच जो है इस प्रकार की बनी हुई है, बिना तथ्यों पे आधारित आरोप लगाना आम बात होती है। घोटाले किसी भी पिछले 10 सालों के अंदर
एक आध भी घोटाला साबित करके दिखा दें ये साधन। आज हर किसी के पास राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है। आरटीआई लगाएं, उन घोटालों की जांच कराएं। अगर उसने यहां पर शौचालय बनाए हैं और घपले किए हैं तो क्यों नहीं आरटीआई लगाते उनके अगेंस्ट? क्यों नहीं उनके घोटाले? पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में या हरियाणा में एक भी घोटाला साबित किया हो किसी भी साथी ने? बिना तथ्यों पे आधारित बोलना, तथ्य है नहीं कोई भी, वक्तव्य तब दिया जाए, तथ्यों पर आधारित बोला जाए। मेरा वक्त है, अगर समाप्त होता है तो आप इशारा कर दो। साथियों, जो वक्त तो आपका समाप्त हो चुका। जी जी जी, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, जनता बताएगी कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, और कौन सरकार बनाएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जी मनोज, आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये बिना खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के बैग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पकड़े गए, उसका जवाब पूछो। करोड़ों रुपए पकड़े गए थे वो, तो उसका तो कोई बताओ ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। कहाँ वो खा गए, सब लूट गए, डकार गए। मेरे बीजेपी के मित्र पर्ची खर्ची की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, घोटाला प्रूव करो। आज तक जब ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आप पर ये केस चल रही है, आपने पर ये भ्रष्टाचार केस चल रही है, तब तो दूसरे पर उनको ये कह देते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो गए, और इनके लिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार पहले प्रूव करो। इनके लिए फार्मूला अलग, हमारे लिए दूसरे के लिए फार्मूला अलग। अजीत पवार से लेकर जितने भी भ्रष्टाचारी है देश में, जिस पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया इन्होंने, जितने भी लोग थे, अशोक चौहान पे, जितने भी जो लोग जो थे, आपने बड़े बड़े घोटाले जिन पर आरोप थे, जब भी भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आके धुल गए। उनके सारे आरोप, सारी जांचें खत्म हो गई। कुलदीप बिश्नोई पर जांच थी ईडी की, आज वो जांच कहाँ है? नवीन जिंदल जी को प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में यह कहा था, 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोयला घोटाले का सबसे बड़ा चोर जो प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र की धरती पे कहा था। और जिस दिन 2 घंटे पहले उसे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टिकट दी और उसे लोकसभा में भिजवाया। आपके साथ जो आ जाए तो भ्रष्टाचार खत्म, प्रूव करने की जरूरत नहीं। अभी आप कह रहे थे प्रूफ दो। आपके सांसद, रोहतक से सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा जी, एक मंच पर जब उन्होंने आरोप लगाए मुख्यमंत्री के सामने कि 350 करोड़ रुपए अमृत योजना के जो 350 रुपए के घोटाले के हैं, उस 350 करोड़ रुपए के घोटाले का जब आरोप लगाया था आपने मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद ये कहते हैं कि वो तो उन्होंने विड्रा कर लिया, उन्होंने कह दिया मैंने ये नहीं लिखा। मैंने हमेशा हर मंच पे कहता हूँ, अगर उन्होंने ये विड्रा कर लिया, मैंने गलत आरोप लगाए थे, तो आपने अरविंद शर्मा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? कि आपने पार्टी को बदनाम क्यों किया, क्यों झूठे आरोप लगाए आपने? उसके बाद उन्होंने अरविंद शर्मा जी से, जब आप जैसे पत्रकारों ने, जो अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जब उनसे ये पूछा कि कोई आरोप आपके पास कोई तथ्य है, कोई एविडेंस है, वो दे के आए, तब अरविंद शर्मा जी ने क्या कहा था? आपके सांसद उस वक्त थे, कहते हैं कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एविडेंस को, सबूतों को नष्ट करने वाली, घोटालों को जिस तरह के सबूत छुपाने वाली और सबसे बड़ी पार्टी है। अगर इनके पास सबूत चाहिए तो जिस पर आरोप लगे हैं उससे एजेंसियां उसको पूछे, इंक्वायरी करें, उल्टा लटका दे तो अपने आप सबूत आ जाएंगे। ये आरोप हमारे नहीं है, ना जनता के, आपके सांसद अरविंद शर्मा जी ने लगाए थे। और उसके बाद आपने क्या अवार्ड दिया? उनको रोहतक लोकसभा से टिकट दी, हार गए, उनको विदुल गुहाना से टिकट दे दी। आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। शराब घोटाला आपका, धान घोटाला आपका, नगर निगम का घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, इतने घोटाले भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। उसके बाद बेशर्मी से ये खड़े हुए कहते हैं कि हम तो पर्ची खर्ची की सरकार है। आप लगातार भ्रष्टाचार के अकंठ तक डूबे हुए और उसके बाद बेशर्मी से कहते हैं कि हम तो तीसरी बार सरकार में आएंगे। आप तुका तो लोगों ने तय कर लिया कि 5 अक्टूबर का दिन होगा और हाथ हमारा चिन्ह होगा। कांग्रेस की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। उन्होंने ये कहा कि सिद्धार्थ बत्रा ने किसी महिला को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करा। जी। इनके पास कोई प्रूफ है?
कोई प्रूफ है और कहो तो मैं इनका प्रूफ दिखाता हूं। इनका कार्यकर्ता मां बहन की गाली दे रहा है, सरकार इनकी, प्रशासन इनका, सारा तंत्र इनके हाथ में। क्यों नहीं फिर सिद्धार्थ बत्रा पे कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्यों नहीं हुई? ये कौन सी किताब में और कौन से संविधान में ये लिखा है कि एक पूर्व मंत्री एक आईपीएस को लोगों के बीच में खड़ा होके धमकी दे कि तेरे को मैं देख लूंगा और तेरा ये कर दूंगा और वो कर दूंगा? तो ये गुंडों की पार्टी है और गुंडे एलिमेंट्स इनके साथ रहते हैं। और हाँ जी साहिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? इन्होंने बात करी उस दलित महिला की बात। आप ये बताओ, इनके नेताओं ने इन्हीं की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री को जाति सूचक शब्द कहे? अरे आप या हमारी नहीं कहे? पार्टी की छोड़ो, अपनी पार्टी क्या वो की महिला करो। नहीं है? इतना उसको, एक मिनट। इतनी उसकी फेवर लेनी थी। एक मिनट, मेरी ये बात ऐसी कर रहे हैं। एक मिनट का अगर इतना ही उसके प्रति प्रेम है तो सिरसा से अपना कैंडिडेट मत उठाते, एक मिनट। बहन जी को लड़ने देते। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्हीं के नेताओं ने इन्हीं की वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री को जाति सूचक शब्द कहे या नहीं कहे? इन्हीं के नेता ने, जो अभी सांसद हैं, उन्होंने जो ये जिनको ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे, स्टेज के ऊपर उन्हीं के सामने एक बुजुर्ग व्यापारी को धक्के मारे या नहीं मारे? इन्हीं के भावी प्रत्याशी जो असंध से हैं और फरीदाबाद एनआईटी से हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे सरकार आएगी 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, 2000 का कोटा तुम्हें भी मिलेगा, अब तुम देख लो। इन्होंने 50 वोटों के बदले 1 नौकरी करने का वादा लोगों के सामने किया या नहीं किया? ये जवाब देना, उस बात पे नहीं आएंगे। फिर कहते हैं हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार नहीं है। ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके नेता ही इस बात को कह रहे हैं, भाई तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। जी संजीव जी। साथियों, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्रकार से क्षेत्रवाद पे और जातिवाद पे पिछली सरकार ने नौकरियां देते थे, आज की सरकार ने जातिवाद और क्षेत्रवाद को समाप्त करके रख दिया है। हर गांव के अंदर जाके देखो, वहां से आवाज निकल के आती है, ये दीनू कुम्हार का लड़का भी नौकरी लग गया। अरे इसका तो ब्योत ही नहीं था, ये तो 10 ट्रालियां भर के ले नहीं जा सकता था, इसके पास तो बैग नहीं था, इसके पास तो कोई पैसे देने की क्षमता नहीं थी। 1.5 लाख नौकरियां जो हैं इस सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची गरीब के बच्चे को दी। इनके अंदर एक विशेषता है, ये किसी और जाति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ये जाति पाति की बात, ये जाति पाति की बात है। साथियों, इनका जो जिला कार्यालय है वहां पर इन्होंने बोर्ड नहीं लगाने दिया अशोक तंवर को, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आता है। विधायक जी की मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, लठ मारे जाएंगे उसको जिसने यहां से बोर्ड लगाने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए वो एक जिले के ऊपर अपने नाम का बोर्ड नहीं लगा सकता, वो अपनी जो है ना जिले की टीम नहीं खड़ी कर सकता, जो अपने जो है ना, यानी कि पिछली बार जितने भी इनके प्रदेश अध्यक्ष हुए वो अनुसूचित होने के कारण उनको टीम नहीं खड़ी करने दी। साथियों, मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से बताऊंगा, जिस आदमी ने भी गुनाह किया है, अगर उस अधिकारी ने कोई गलती की है तो वो उसको सजा भुगत रहा है। देखो, सारी की सारी सरकार के अंदर हर कर्मचारी जो है वो सरकार के हित का नहीं हो सकता, सारे सरकारी कर्मचारी ईमानदार नहीं हो सकते। अगर उस सरकारी कर्मचारी से गलती हुई थी तो उसको सजा हुई है, वो अपनी सजा भुगत रहा है। साथियों, बात रही बीजेपी की, मेरे बड़े भाई ने जितने भी आरोप लगाए अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों के, आज तक किसी भी बीजेपी के, हमें अजीत पवार से क्या लेना देना है, हमें दूसरी अदर पार्टी के कार्यकर्ताओं से। अरे क्यों नहीं लेना देना? अरे 70,000 करोड़ का घोटाला किया था। हाँ साथियों, अगर आरोप लगे किसी पे, बीजेपी के लीडर का हो, नितिन गडकरी पे आरोप हो, किसी भी नरेंद्र मोदी पे आरोप हो, अमित शाह पे आरोप हो, मनोहर लाल जी पे आरोप हो, कहीं भी अनिल विज के आरोप हो, किसी बीजेपी के मंत्री पे आरोप हो, तो हम इनकी बात सुने भी सही। इधर उधर की बातें लाके समय को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं है।
एक बात मैं और इसी से जोड़ना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी यहां पर बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, पहले अखबार पढ़ते थे, न्यूज चैनल देखते थे, रोज नए घोटाले, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, कभी 2G घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कोई घोटाला, कभी XYZ घोटाले। क्या आज आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं? दूसरी बात, आपने पहले देखा होगा, किसी ट्रेन पे सफर कर रहे हो, किसी स्टेशन पे चले जाओ, किसी बस स्टॉप पे चले जाओ, आपको एक चीज सुनने और देखने को मिलती थी कि किसी लावारिस वस्तु को ना छेड़ें, इसमें बम हो सकता है। वो आंतरिक सुरक्षा को अब मजबूत किया गया। आप जाओ, क्या आज देखने सुनने को मिलता है? कि आप पहले देखो कितने बम विस्फोट हुए, अब कितने आतंकवादी हमले हुए, आप 10 साल का रिकॉर्ड देख लो और उससे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई साहब, सबूत आपके सामने। जी जी पवार साहब क्या कहना चाह रहे थे? आप ये देखें, ये हालांकि ये रोहतक की चर्चा, जो डिबेट आज थी रोहतक पे थी, रोहतक के विषय थी, और ये वहाँ पर पहुँच गए कि राष्ट्रीय सुरक्षा में फलाने पे, देश पे नितिन गडकरी जी ईमानदार मारे फलाना, मतलब किस तरह का डिबेट का स्तर लेके जा रहे हैं। आपने जो कि विषय से भटकाने की बात कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले खत्म हो गए, रुक गए हैं? पवार की बात किसने करी थी? इन्होंने ही करी थी, इन्हीं महानुभावों ने पवार की बात करी थी। कोई ना कोई वारदात हो, कश्मीरी पंडित टेंटों में पड़े, कश्मीर में किसके राज में ये घटना हुई थी? आप ये बात ये देखो खुद ही बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कैसे किया गया था, खुद ही बता रहे हैं। भकाने का काम मत करो, 70 फिर लागू करेंगे। लोगों को भकाने का काम मत करो, लोग तुम्हारी झूठी बात समझ आप, क्योंकि मुद्दे विषय क्या है? आज एक तरफ झूठ की राजनीति है, एक तरफ पाप की राजनीति है, एक तरफ चेहरा बदल कर भेड़ की खाल में भेड़िया है। जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति की जा रही है, जाट और नॉन जाट के नाम पर की जा रही है। आपके मंच पे अभी थोड़ी देर पहले किस तरह से जाति को भड़काने की अभी ये बात कर रहे हैं। आप इस तरह से जातिवाद करके धर्म के नाम पर देश की जनता के साथ किस तरह से गुनाह कर रहे हैं, एक विनाश की ओर लेके जा रहे हैं देश को। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, प्रेम की बात करते हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। रोहतक विधानसभा की बात करो, अब राहुल गांधी की बात लेकर चले गए। इनसे पहले कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा राहुल गांधी की विचारधारा है। आपको करेक्ट होना चाहिए और बीच में डिस्टर्ब करके डिबेट का स्तर नहीं है। आप दूसरों को समझा रहे थे, आपको भी पता होना चाहिए। जब आप कांग्रेस पार्टी बात करती है प्यार की, भाईचारे की, मोहब्बत की, विकास की, आपने एक भी अपनी पूरी डिबेट के दौरान क्या विकास की बात करी? आपने शौचालय बनवा दिए, पेट में रोटी नहीं है, पेट लैट्रिन कहां से चले जाएंगे? शौचालय बनवा दिए हमने। आपके शौचालय ये ITI के शौचालय देखे सामने अभी चले जाना। आपके टीम से मेरा अनुरोध है कि इस शौचालय को देख के जाना, और इस डिबेट का अगर ये शौचालय चालू हो या खुला हो या इस पे सफाई हो तो ये देखना। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम रोहतक के मीडिया से आह्वान करता हूं कि जितने भी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बने हुए उनकी हालत एक बार देख ले। जितने शहर के पार्क हैं उनकी हालत देख ले। मेरे कॉलोनी में पार्क में, शिवम एनक्लेव के पार्क में बड़े बड़े गड्ढे, घास, उनमें से 2-2 महीने घास काटने नहीं आते। मैं कभी, संजीव जी तो मेरे छोटे भाई है, मीडिया में फेसबुक पे भी मेरे साथ हमेशा शेयर करते हैं। आप ये देखें कि क्या वो पार्क की समस्या, छोटी छोटी पानी की समस्या जैसे खड़ा होता है, उसके लिए अखबारों में निकलवाना पड़ता है, टीवी चैनलों पे जाना पड़ता है, और लोगों को जरा जगह आकर कंप्लेंट करनी पड़ती है। पार्क में घास काटने के लिए तब आते हैं, सफाई नहीं है, खड्डे हैं सड़कों में, सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। और आपका मुख्य पूर्व मंत्री, आप ये कह रहे हैं कि बड़ी शुचिता की बात करते हैं। पूर्व मंत्री बयान देता है हथियार चाहिए, हथियार ले जाओ, गनमैन चाहिए, गनमैन ले जाओ, पैसे चाहिए, पेन ले जाइए। ये आपके पूर्व मंत्री का बयान है। आपका करैक्टर देखे, करैक्टर देखे, आप करैक्टर देखें कि एक कंपेयर करें कि 2 कैंडिडेट खड़े हैं आज, भारतीय जनता पार्टी का और एक कांग्रेस का। कांग्रेस का कैंडिडेट किस तरह से सौम्य, शांत,
पढ़ा लिखा, समझदार, हर समस्या को बात करने वाला, महिलाओं की इज्जत करने वाला, और किस तरह से कंपेयर करे कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कैंडिडेट, जिस तरह से घमंड के ऊपर, जिसका सिर पे घमंड बोल रहा है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। आज वो जनता जवाब देगी। 5 तारीख का दिन होगा और ये 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से बाहर होगी। यही न दिखा देंगे। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मैं हूं चौकीदार, सबने कहा था मैं हूं चौकीदार, सभी मंत्रियों ने कहा था मैं हूं चौकीदार, हरियाणा के सभी मंत्रियों ने कहा था मैं हूं चौकीदार। चौकीदारी देश की सुरक्षा की थी, चौकीदारी हरियाणा की सुरक्षा की थी, लेकिन चौकीदारी किसकी हुई? जिसके ऊपर रेप का आरोप है उसको बचाने का काम किया गया, महिलाओं के साथ नहीं खड़े गए, उनको घसीटा जा रहा है। तो ये कैसी चौकीदारी की बात हो रही थी? हमें देश की सुरक्षा की जरूरत है, महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत है, वो अरविंद केजरीवाल जी ही देंगे। एक मौका जरूर देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछूंगा कि आपने 10 साल की सरकार है, रोहतक शहर के लिए आपने कोई ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जिससे बड़ी इंडस्ट्री आई हो, बड़ा रोजगार हो, कारखाना हो, बड़ी डेवलपमेंट हो? आज कोई भी ऐसा विश्व में, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, दीपेंद्र जी के विजन से कोई भी एक भी IIT, IIM, IFT, फैशन डिजाइनिंग, जितने सुकमा यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी स्टेडियम, जितने भी ये पार्क है जेल वाले में, हुड्डा सिटी पार्क, ये सारा सब कुछ उनके राज में हुआ। आप एक भी विश्व हिंदुस्तान का एक भी बड़ा एजुकेशन जो ग्रुप है वो जो हरियाणा रोहतक में ना हो, ये एक भी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इनसे पूछे कि आपने कोई एक बड़ा काम ये बताए, ये शौचालय की बात ना करे, एक वो एलिवेटेड पुल की ना बात करे जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आप ये बताएं कि जिस तरह से कोई भी ऐसा बड़ा काम जिससे आम जनता को लाभ हुआ हो, आम लोगों को रोजगार मिला हो, बड़ा काम हुआ हो, तो ऐसा कोई काम बताएं, तब बताएं, वो आपका जवाब दे। जी संजीव जी। सावन के अंधे को विकास नहीं दिखाई दे सकता। साथियों, जब हम यहां से हरिद्वार की तरफ जाते थे 8 से 10 घंटे लगते थे और रोडों का बुरा हाल होता था। आज हम 3 घंटे में हरिद्वार जा सकते हैं, आज हम 3 घंटे में चंडीगढ़ जा सकते हैं, और जो स्वयं जा रहे हैं, आज हम 3 घंटे में जयपुर जा सकते हैं, आज हम 3 घंटे में मथुरा वृंदावन जा सकते हैं। जो जाने वाले साथी है, अगर वो ना स्वीकार करे, कोई चीज ये होती है, एक सज्जन आदमी को ये कहा गया कि मैं ये चीज बेच सकता हूं, कहते ये तो बेचने की चीज नहीं होती, कहता मैं मानूंगा तब ना। मत मानो, आपके मानने से क्या है, ये जनता तो मान रही है। बहुत अच्छी बात। के प्रवक्ता को मनाने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को मानना चाहिए। देश की जनता मान रही है कि रोड कितने सुंदर बन गया है। आज कितने कैसी, मतलब कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। 3 मिनट के अंदर आप पूरे एलिवेटेड से पार करके अपना मानसरोवर कॉलोनी में, मैं रोहतक की बात पे आ रहा हूं, एलिवेटेड रोड पे 3 मिनट के अंदर दोपहर को अपना घर भोजन करके दोबारा फैक्ट्री में जाते। आप ये देखिए, रोहतक को फाटक मुक्त कर दिया, कितना सुंदर एलिवेटेड शहर हो गया। मंडी की तरफ जाता था, 3 मंडियां कवर करता था, कांग्रेस को कभी रोड़ा नहीं आया। और ये जो कच्चा बेरी रोड वाला फाटक था, लोगों को पीने के लिए मिलता है। एक मिनट में 1 मिनट बात, 1 सेकंड बात करूंगा सिर्फ डिस्कशन में। हमें एक देखे कितनी हास्यास्पद बात, भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया फ्लाईओवर बना है। आप ये देखिए, सावन का अंधे को दिखाई देगा, इतना अंधा कच्चा बेरी रोड के ऊपर खाए गए, उसके लिए RTI लगाओ, करोड़ों रुपए खाए गए उसके लिए RTI लगाओ। आपकी जो जितने प्रवक्ता हैं, भी थारा और वही भी थारी RTI का लगाव है। RTI आप देखे, लोगों के खिलाफ सरकार बदलने के बाद पर्चे दर्ज होंगे और जेल में बैठोगे। सरकार बदलने दो, गलत किया होगा तो जेल में भी बैठेंगे, गलत किया होगा तो जरूर बैठेंगे। जनता आपसे परेशान हो चुकी है। 5 तारीख का दिन होगा और बीजेपी हरियाणा से बाहर होगा। देखिए, एक मैं बात करूं, आप ये देखे कि कितनी हास्यास्पद बात मेरे मित्र कर रहे हैं। आप ये
अब इन्हीं को सुनना है तो हमें नहीं सुनना, आप नहीं सुनना चाह रहे, आपने उनको सुनना है। आपकी बात, एक ही बात को आपने सावन के अंधे को 3 बार ही कह लिया, 3 बार बात दोहरा ली, 4 बार दोहरा ली, दूसरे को भी कहने तो दो। आपने एक मिनट आपने जिस तरह से ये बात कही, मैं 1 सेकंड बात करूं, 10 सेकंड से अब जवाब दूंगा, आप इनसे पूछना, क्योंकि क्यों सत्ताधारी दल है, इन्हीं से पूछ लेना। आप, मैंने तो सवाल एक करने हैं, इनके फैक्ट्स करेक्ट करने हैं। आप पूरे रोहतक की जनता को चैलेंज कर रहा हूं, जिस तरह से मेरे मित्र ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें बड़ी ऊंची आवाज में सावन के देखो नजर आता है। ये जो पानीपत वाला रोड है, जो ये झज्जर वाला रोड है, ये हुड्डा साहब की देन है। आपको फैक्ट्स, दिल्ली रोड है ये, तो आज वो 152D की बात होगी, अब ये 152D की बात पे आ गए। आप ये देखें 152D नेशनल हाईवे है, 152D नेशनल हाईवे है। क्या रोहतक की नहीं, हरियाणा की सरकार ने उसमें कुछ योगदान है? ये तो वो 152D तो क्योंकि हम दिल्ली के साथ हैं, वो यहाँ से निकला है, उसका ये श्रेय लेना चाह रहे हैं। इनको फैक्ट्स का पता नहीं है। रोहतक से झज्जर रोड, यहाँ से भिवानी रोड, यहाँ से पानीपत रोड, दिल्ली रोड, और चारों तरफ रोहतक के चारों तरफ का रिंग रोड हुड्डा साहब की देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया वो हुड्डा साहब ने किया, आप तो मेंटेन भी नहीं कर पाए। और अब आपने देखे पूरी डिबेट में इनके पास क्या विषय था, शौचालय, एलिवेटेड रोड और 152D वो जो नेशनल हाईवे का था। आपने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने और अपने लोगों के पेट भरे हैं, आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, बड़े बाजार की। रुक जाओ, सड़कें, अरे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये बना दिया वो बना दिया, पता तो होना चाहिए क्या बनाया। ये कहते हैं सड़कें बनाई, बड़े बाजार के अंदर सड़क बनाई थी पहली बार, अगले ही दिन बारिश हो गई, मतलब कि सड़क बनाने के 3 दिन बाद उसकी रोडियां बिखर रही थी। छोटू राम चौक के ऊपर सारी सड़कें टूटी हुई हैं, छोटू राम चौक के ऊपर सारी सड़कें टूटी हुई हैं, इलेक्शन के पास तोड़ दी गई। आप एलिवेटेड सड़क की बात कर रहे हो, एलिवेटेड सड़क के ऊपर बात कर रहे हो, वहां पर एलिवेटेड सड़क की बात कर रहे हो। बारिश के अंदर उस एलिवेटेड सड़क के नीचे से पानी टपकता है, आप उस एलिवेटेड पुल के नीचे से चले जाओगे तो उसमें पानी टपकता है, पानी। एलिवेटेड पुल बनाया, बारिश होती है ना, उसके पुल के नीचे से भी रुकने के बाद भी पुल के नीचे से पानी टपक रहा होता है उस एलिवेटेड पुल के ऊपर। अगले 2 साल में सुनने को जल्दी मिलेगी ये एलिवेटेड पुल का क्या हाल हुआ। अरे आज का ही बता रहा हूँ, आज ही जाके देख लो एलिवेटेड पुल के नीचे। हाँ सोच, अरे एलिवेटेड के नीचे जाके देखो आप, बारिश रुकते एलिवेटेड पुल के नीचे जाके देखो। पुल के लिए हर रोहतक की जनता को दुखी थी, पूरी जनता। 3 मंडी थी, कूड़ा मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, हर आदमी का उस पुल के साथ काम था। क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? 60 साल राज किए, क्या कच्चा बेरी रोड वाला फाटक क्या था? पुल था, कम था, बंद ज्यादा होता था, हर समय लोग लोते थे। हम जब वहां से डेड बॉडी लेके निकलते थे, नीचे से उसके फाटक से हमें डेड बॉडी ले जानी पड़ती थी। शर्म की बात है, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उस पुल को क्यों नहीं बनाया? शहर के सारे फाटक मुक्त क्यों नहीं किए? कितने फाटक मुक्त कर दिए हैं? शहर के अंदर रोहतक में किसी भाई को फाटक दिखता हो तो बता दो, कितने फ्लाईओवर बना दिए। साथियों, इतना सुंदर रेलवे लाइन, इसके बाद बराबर में जिस दिन देखिए अप्रोच रोड निकलेगा, इसका जो मॉल रोड निकलेगा, उस दिन देखना रोहतक का जो है ना कायाकल्प हो जाएगा। अगर 2019 वाली भूल आपने इस बार भी कर दी तो ये देख लेना साथियों, भूल जाओगे, शहर की कायाकल्प नहीं हो पाएगी। इस बार ना भूलना मेरी जनता। देखिए आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो सिर्फ अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, और उनसे एक बार ये पूछ लेना कि जो इंडिया अलायंस बना है, ये कह रहे हैं हमारे राहुल गांधी हमारे जो है आदर्श है, वो विदेश में जाकर इंडिया की फुल फॉर्म ही नहीं बता पाते। पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं हम रोहतक विधानसभा के ऊपर। हमारे संजीव जी ने एलिवेटेड की बात कर ली। पहले रोहतक मशहूर था रेवड़ी के नाम से, आज रोहतक के अंदर विश्व का पहला एलिवेटेड ट्रैक बना है, और सारे लोग, सारे शहर उसकी कॉपी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं।
आप बात करो पहले सारा शहर पानी पानी, आप हाउसिंग बोर्ड था जो वहां पर 1-2 घंटे की बरसात में 3-3 दिन पानी नहीं निकल रहा करता था। आज मैं वहीं पर मौजूद था और वहां के दुकानदार ये कहने पर मजबूर हो गए कि पहले बारिश आती थी तो हम रात की नींद हराम हो जाती थी हमारी वहां पर कि भाई हमारी दुकान का माल खराब तो नहीं हो गया, अब इतनी बारिश आई है 1 इंच भी पानी नहीं भरा। इसी तरह राहड़ जोड़ के डिस्पोजल की बात करें, वो भी 25 करोड़ रुपए की लागत से मनीष ग्रोवर जी ने शुरू कराया। सारा देश के खा गए। मैं छोटू राम चौक की बात बताता हूं। 1972 से यहां से निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब एक 60 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन डाली गई थी छोटू राम चौक से लेकर पुराने जज्जर रोड से आगे तक। तब वहां पर 2 साल के अंदर वो पाइपलाइन गारे से भर गई थी और उस समय भी नगर पालिका से ये 3 लाख रुपए वसूले जाते थे उसकी रखरखाव के लिए। फिर 1983 के अंदर जब यहां पर पूरा पानी भर गया तो तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राजीव गांधी जी दौरे पर आए थे और उस समय भी जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने तब दिखाया था। तब राजीव गांधी ने मांग उठाई थी कि ये जो पाइपलाइन डली है इसमें घोटाला हुआ है। 1995 की बाढ़ ले लो, जब कहां गई वो पाइपलाइन। अगर आज आप जाकर देखो उस छोटू राम चौक के ऊपर 1 इंच भी पानी नहीं भरता। इसका सारा क्रेडिट कुछ तो शर्म करो। 2 कंटेस्टेंट की बात कर रहे थे। एक कंटेस्टेंट ने हमारी खुद की सब्जी मंडी के अंदर जो माशाखोर के फट थे वो कहते हैं हम इजराइल से डिजाइन लेकर आए हैं, ऐसे सीढ़ियां बना दी ना, तो वो करोड़ों रुपए की लागत से शौचालय बढ़िए, शौचालय की बात करते हैं वहां पर लोग मुंहता आगा करते थे। और वही मनीष ग्रोवर जी ने जो माशाखोर वो करोड़ों रुपए की लागत लगने के बाद भी सर्दी गर्मी बरसात में सड़क पर बैठा करते थे, मनीष ग्रोवर जी ने वो चबूतरे तुड़वाकर उनको अंदर बिठाकर पंखे लाइट बिजली कैमरे देने का काम किया। और वही हमारे अनाज मंडी के चारा मंडी के माशाखोर भाई थे, 35-40 साल बिना शेड के बिना दुकानों के रहे, उनको अगर पक्की दुकानें देने का काम किया तो वो मनीष ग्रोवर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। कितने काम गिनवाए। ये बात करें ना, इनको सिर्फ ये लोगों को एक ही भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे तुम पिछले 5 साल का अपना श्वेत पत्र जारी करो, काम के नाम पर रोहतक विधानसभा के अंदर वोट मांग के दिखाओ तो हम भी तुम्हें वोट देंगे। साथियों, एक विषय और रखूंगा मैं स्पष्ट रूप से। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार रोहतक लोकसभा से सांसद बना। बाहर वाली 7 कॉन्स्टिट्यूशन से वो 7 जगह से हार के आता था। रोहतक शहर उसको जिताता था, पहली बार 246 वोटों से जीता। और जब कभी मुख्यमंत्री बनने पर और जब नौकरियां देने की बात आई तो सिर्फ एक विधानसभा उसको दिखी रोहतक शहर में, किसी को भी नौकरी। क्योंकि उन दिनों क्या होता था, मंत्री विधायक नौकरियां बटा करती थी। और अब ये फिर वही चीज लाना चाहते हैं। नीरज शर्मा ने यह बयान दिया है, मैं तुम्हारे को नौकरियां बांटूंगा, 50 वोट पे 1 नौकरी दूंगा। अरे गरीब का बच्चा नौकरी ना लगे, कितनी जुल्म की बात है। हर बच्चे को, पढ़ने वाले को नौकरी मिलनी चाहिए। और साथियों, आपने नोट किया होगा कि आज पढ़ने वाले बच्चे को नौकरी मिल रही है। एक बात मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, बात रोहतक विधानसभा की चल रही है। आप रोहतक विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर एक काम करके दिखा दो। रोहतक विधानसभा के अंदर कौन सा IIT, कौन सा IIM खुल गया। हम देश की बात करेंगे तो हम सारे आंकड़े देंगे तुम्हें, कितनी विधानसभाएं, कितने IIT आए। रोहतक के अंदर एक ईंट लगी हो तो पिछले 5 साल के अंदर दिखा दो। देखिए किस तरह की बातें, मेरे ख्याल में इनके क्यों, जब आदमी को ज्ञान नहीं होता ना, अधूरा ज्ञान होता है। और जो भाषण देना, ये भाषण प्रतियोगिता थोड़ी हो रही है। ये तो आप डिबेट करें, तथ्यों से बात करें, तर्क की बात करें। आप तो भाषण दे रहे हो जैसे मनसभा में जो लोग सुन के चले जाएंगे, हाँ वाह वाह करके चले जाएंगे। अरे आप तथ्य की बात करें। हाउसिंग बोर्ड की बात करी अभी इन्होंने, आपको फैक्ट्स की बात बताता हूँ। हाउसिंग बोर्ड का मामला, वहाँ पे हमारे वहाँ के मेंबर हैं आदरणीय शिवलाल कत्याल जी, सीनियर एडवोकेट है। हाउसिंग बोर्ड के मामले में हाउसिंग बोर्ड की रेजिडेंस एसोसिएशन ने यहाँ पर कंप्लेंट की ग्रीवेंस कमेटी में उस वक्त के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास वहाँ पर पेश हुए लोग, वहाँ पर सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी ने ये हाउसिंग बोर्ड का मामला विधानसभा में उठाया। हाउसिंग बोर्ड का विधानसभा में उठाया, जब प्रश्न उठाया तो सरकार के कानों में थोड़ी सी जूं रंगी, परंतु काम नहीं किया। फिर
वहाँ की रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने कंज्यूमर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में वहाँ पर केस किया, जहाँ पर सरकार ने बयान दिया कि टाइम बाउंड किया कि हम इस 14 करोड़ 90 लाख में ये काम इतने समय में हम करेंगे। ये कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पे काम हुआ। वहाँ की रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने वहाँ के बत्रा जी को, जिन्होंने सवाल उठाया था, जिन्होंने इसको पैरवाई करी थी कत्याल साहब को, और जब वहाँ पर उद्घाटन का समय आया तो वहाँ पर पूरा मंत्री वहाँ पे चले गए जी, मैं उद्घाटन करने मंत्री को बुला के रार जोड़ की बात करें। वहाँ पर समय समय पर जाकर बत्रा जी ने आवाज़ उठाई, वहाँ पर पानी के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया। जितनी ये समस्या बात बीच में मैं बीच में आज तक विधायक कोटे में से 1 रुपया नहीं लगाया गया, सब विधायक कोटे में से 1 रुपया नहीं लगाया गया, वहाँ धरने दिए। जब आपकी बात का जवाब दिया जाता है तो बीच में चिल्लाते हो, आपकी बात का जवाब दिया जाए तो चिल्लाते हो बीच में, क्योंकि आपको विधायक कोटे का जो पैसा है ना, रोहतक विधानसभा में नहीं लगता कभी भी, का पता नहीं है। रोहतक विधानसभा की बात करूं, आपके कितने कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के बाहर पुलिस को, रोहतक पुलिस के साथ मार पिटाई की और कैमरों पे लाइव हुआ, पुलिस ने आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ये फैक्ट्स की बात है, ऑन रिकॉर्ड की बात है, और आपका चाल चरित्र यही दिखता है कि आपका पूर्व मंत्री एसपी को धमकाता है, आपके कार्यकर्ता पुलिस को मारते हैं, और आपका पूर्व मंत्री कहता है कि हथियार ले जाओ, गनमान ले जाओ। आप किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, क्योंकि काम तो आपने किया नहीं। आप घूम फिर के वही 3 बात पे आ जाते हैं कि जितने अच्छा, फिर ये कहते हैं वो जो विधानसभा के बाहर के जो काम बना, IIT है, IM, वो कलोई विधानसभा में वो फलाना। अरे रोहतक के हम बच्चे शहर के वहां नहीं जाएंगे क्या, या शहर के बच्चे बैन है कि सिर्फ वहां उस विधानसभा के क्षेत्र के जाएंगे? आप वहां पर सुन के आ जाते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते हो, जो बात कहते हो वो तो रोहतक विधानसभा की बात करो। आपको फैक्ट्स का पता नहीं है। हमारे बच्चे के जितने भी बच्चे हैं हमारे शहर के, उनके लिए कितनी सुविधा एजुकेशनल हब बनाया कि वो यहीं पर सब सुविधा होगी। आपको फिर से चैलेंज कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, जो आप दोनों मित्र बीजेपी के नहीं दे पाए, कि आपने कोई बड़ा काम, कोई एजुकेशनल सिस्टम, कोई मेडिकल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई कारखाना, रोजगार का कोई काम किया हो तो वो बताएं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। और जनता फैसला करेगी कि वो 2005 से लेकर 2014 का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय था, और ये जिस तरह से भय और भ्रष्टाचार का समय है, जिस तरह से ये जाति और पाति, धर्म और नफरत की बात करने वाले के लोगों के समय है, उनसे लोग तंग आ चुकी है। उसी वक्त को वो वापस लेके आएंगे। लोग आज यही कह रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 तारीख को आपके बीते हुए दिन वापस आ जाएंगे। अपने को आपत्ति नहीं है अगर ये बंदर बाढ़ से उसी तरीके से मंत्री कोटे में, विधायक कोटे में और मुख्यमंत्री के कोटे के अंदर, तो इस तरीके से ही अगर लोग कर्मचारियों को इस तरीके से बंदर बाट में दिलाना चाहते हैं, 5 से लेकर 14 वाला तक का राज लाना चाहते हैं, बंदर बाट में नौकरियां बिके, किसी गरीब का बच्चा नौकरी ना लगे। साथियों, इनकी ऐसी सोच है। इसकी सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इन्होंने कहा रोजगार दिया, रोजगार इनके राज में निकलता ही नहीं है, वैकेंसी निकलती नहीं है। वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होने के बाद यदि रिजल्ट आता है तो आंसर की 2-2 होती है, क्वेश्चन का आंसर 1 होना चाहिए, 2-2 आंसर में भी नंबर मिल जाते हैं, और उसके बाद पर्ची और खर्ची का खेल कौशल रोजगार योजना के अंदर वो चल ही रहा है। कहते हैं पर्ची दी, नौकरी दी, नौकरी दी। अरे कितने नौकरी दी? अरे कितने परसेंट दी? कितने परसेंट? अरे कितनी बोलनी दी? अरे कितनी बोलनी थी? अरे उसका कितना परसेंट नौकरी दी आपको? अपने आंकड़े ठीक करो। मनीष ग्रोवर जी कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, अरे सीएम साहब कुछ बोलते हैं, इनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। अरे कितनी नौकरी दी? अरे कितनी नौकरी दी? इनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। अरे एक भी आंकड़ा नहीं है। अरे वैकेंसी नहीं निकली, 2 लाख वैकेंसी दी, बेरोजगारों को नहीं दी, आधार पर दी, बेरोजगार घूमे, बेरोजगार घूमे। अभी ऐसा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है, कोई बीच में नहीं टोकेगा, अपनी अपनी बात सारे रखेंगे, और आपकी पार्टी देखो, आप सब अपनी अपनी रख रहे हैं, आप अपनी रखना, अपनी रखेंगे, और 1-1 मिनट है। अगर आपका विधायक रोहतक से आता है और आपकी सरकार अगर हरियाणा बनती है, तो रोहतक को क्या फायदा होने वाला है? क्या आपकी ये रोहतक के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 4 कामों की लिस्ट बना रखी है, और मैं सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि रोहतक विधानसभा की बात करें, रोहतक विधानसभा के प्रति इनका क्या नजरिया है, इनका क्या फोकस है, इनका क्या एजेंडा है। हमारे एजेंडा 4 है। पहला एजेंडा है कि पूरे रोहतक शहर के अंदर जो देखो हरित प्रदेश,
पूरा हरित शहर हमने बनाना है, पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा, आपने जो है इंदौर का नाम सुना होगा, वर्ल्ड इंडिया की सबसे जो है साफ सुथरा शहर है। अमेरिका ने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का यह एजेंडा है कि इंदौर की तर्ज पर रोहतक विधानसभा को स्वच्छ और सुंदर शहरों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति के अंदर लेकर आना। हमारा तीसरा एजेंडा है जो रोहतक विधानसभा की, रोहतक शहर की ये जो सीवरेज लाइन है ये पुरानी भी हो गई है। पहले पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसके ऊपर लोड बढ़ गया है और इसका लेवल भी ठीक नहीं है। ये पूरे मास्टर प्लान के तहत रोहतक विधानसभा की सारी नई पाइपलाइन डाल के नया सीवरेज सिस्टम बनाना है। चौथा जो है कि आने वाले समय में मौसम भी अनइवन हो गए, गर्म जो टेम्परेचर है बढ़ गया है, बारिश भी अनइवन टाइम पे आने लगी है, तो 3 वाटर टैंक नए बनाने हैं ताकि रोहतक शहर को पानी की दिक्कत ना हो। पहला 25 करोड़ की लागत से लगभग उसका निर्माण पूरा हो गया आईडीसी के अंदर। दूसरा वाटर टैंक बनेगा ये अपना तिलियार लेक के पास, 8 एकड़ सरकारी जमीन को जो है वो उसकी बातचीत हो गई है, आचार संहिता के बाद वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा वाटर टैंक यहां बनेगा। तीसरा वाटर टैंक बनेगा लाडोत रोड पर। 3 वाटर टैंक बनाकर उसको जो है रोहतक शहर की पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के 4 एजेंडे हैं जो आने वाले समय में पूरे होंगे। और एक बात मैं और बात करता हूं कि भगवा भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो एक ऐसा नशा है जो सिर्फ जो है ना देशभक्तों के ऊपर ही चढ़ सकता है। धन्यवाद। वैसे तो बात तो वही है कि जो सुबह जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं उस पे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये देखे कि, और ये देखे आप इन लोगों ने जिस तरह से बात करी, आज ये जिस तरह से घोषणाएं करके गए हैं, आज जिस तरह से घोषणा करी है, 10 साल इनकी सरकार थी, क्या 10 साल ये सोए पड़े थे, ये समस्या नहीं कर सकते थे? ये आज इनको 10 साल में रातों रात ये समस्या उठ गई है। आज इनको पता लग गया कि ये पानी गिरदार है, ये पानी की समस्या दूर करेंगे, वे फलाने सीवर की करेंगे। 10 साल तो आप सोए पड़े थे, आज आप ये कह रहे हो कि घोषणा में लोगों को बाबा साहब अपनी पार्टी में विधायक का प्रश्न था, सरकार आएगी, हर घर को, हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी दिया जाएगा, क्योंकि बीमारी जड़ है, गंदा पानी से बीमारियां फैलती हैं। हर व्यक्ति के हर घर में स्वच्छ पानी दिया जाएगा। सीवर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जो गंदे पानी जो सीवर है जगह जगह से जो बैक मार रहे हैं, जगह जगह से गंदगी के ढेर बीमारियां फैला रहे हैं, ये सड़कों की व्यवस्था टूटी जो की जाएगी। जो पोर्टल सिस्टम जो इन्होंने किए हुए हैं, जिस तरह से हर तहसीलों में भ्रष्टाचार के अड्डे बना लिए हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर, उन पर खत्म किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सुविधाएं, कांग्रेस पार्टी जो मूलभूत सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, कांग्रेस पार्टी उन सभी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करेगी। कांग्रेस पार्टी एक सुंदर स्वच्छ अच्छा रोहतक, जो एक आइडियल रोहतक होगा कि जो हरियाणा के मानचित्र पर ये दिखेगा कि कांग्रेस के अग्रणी शहरों में रोहतक है। ये हमारा संकल्प है, यही हमारे आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी का संकल्प है कि एक नया रोहतक, नवनिर्माण रोहतक करके आपको दें। जी शिवमोहन जी क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल जी ने एक सपना देखा है कि देश का हर बच्चा पढ़ा हो, पढ़ाई की वजह से वो कभी पीछे ना रहे। केजरीवाल जी जानते हैं यदि एक बच्चा पढ़ गया तो वो अपना विकास खुद कर लेगा, उसको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि सभी को शिक्षा मिले, हर परिवार को शिक्षा मिले, हर गरीब परिवार को शिक्षा मिले। इसी तरह बहुत से लोग बिना इलाज के मर जाते हैं क्योंकि उनके पास लाखों रुपए नहीं होते इलाज कराने के लिए। केजरीवाल जी की एक सोच है, वो चाहते हैं सबका बढ़िया इलाज हो, पैसे की कमी की वजह से कोई व्यक्ति मरे ना, कोई ऐसा ना सोचे कि मैं इलाज नहीं करा पाऊंगा, किसी की जमीन ना बिके, किसी का सोना ना बिके, सारी कमाई का पैसा इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास ना जाए। वो चाहते हैं कि भी सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, वो चाहते हैं कि सबको बढ़िया शिक्षा मिले, रोजगार मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। केजरीवाल जी चाहते हैं हर परिवार को
हर व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ रहा है और आगे पढ़ना चाहता है, उन सबको रोजगार मिले। महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, सबको 1000 रुपए महीना सम्मान राशि दी जाएगी, क्योंकि उनको अपने पतियों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। वही मार्केट में आएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसका फायदा सीधा सीधा हरियाणा की जनता होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तीनों राजनीतिक पार्टी से उनके प्रतिनिधि दल, और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। साथ ही अगर रोहतक में उनकी सरकार बनती है और विधायक उनका बनता है तो क्या क्या जो है फायदे रोहतक को मिलने वाले हैं, वो भी आपको बताया गया। तो इसी के साथ मैं सौरभ आपसे विदा लेता हूँ। शहर और राज्य की नई ताज़ा जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे डिजिटल भूमि। धन्यवाद।